हेलो। सो यहाँ पर हम लोग आज बात करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। ओके, जो कि 11th एनसीईआरटी चैप्टर सेकंड में मिलता है हमारे को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम डिस्कस करेंगे आज कि आफ्टर ऑल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है, व्हाट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सेकंड हम बात करेंगे नीड ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया। एंड थर्ड हम बात करेंगे अटेम्प्ट्स फॉर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अटेम्प्ट्स मतलब कौन कौन से साइंटिस्ट ने अटेम्प्ट किए उन्होंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिए। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, कि आफ्टर ऑल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है। ओके, सो बायोलॉजिकल या फिर बायोलॉजी से आप सबको पता होगा कि बायोलॉजिकल या फिर बायोलॉजी वर्ड हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज करते हैं। ओके, सो बायोलॉजिकल मतलब क्या हो जाता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, बायोलॉजिकल मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एंड क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जब हम किसी भी चीज को कैटेगराइज करते हैं इनटू डिफरेंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर्स। ठीक है, ऐसे ही नहीं, हम किसी चीज को देखते हैं, उसके कैरेक्टर्स को देखते हैं, सेम कैरेक्टर्स वाले चीजों को एक ग्रुप में डालते हैं एंड दूसरे कैरेक्टर्स वाले चीजों को उससे मिलते जुलते दूसरे ग्रुप में डालते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, क्लासिफिकेशन। ओके, सो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, कैटेगराइजिंग into different groups according to their different characters। ठीक है, हम किसी भी चीज को जब डिफरेंट ग्रुप्स में डालते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट कैरेक्टर्स, हम उसको क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। अभी आप क्लासिफिकेशन को सिंपल लैंग्वेज में आप इस तरीके से समझ सकते हो कि आपके घर में अगर आप देखते हो तो आपके किचन का सामान एक ग्रुप में होता है एंड आपके स्टडी टेबल में आपकी पढ़ाई का सामान होता है। ठीक है, सो आपने अपने घर में भी क्या किया है, आपने अपने घर में क्लासीफाई किया है अपने चीज़ों को, अपने सामान को, कि भाई जो खाने पीने की सामान है वो सारा का सारा अपने किचन में रखा है एंड जो अपने पढ़ाई का सामान है, अपने स्टडी का सामान है, वो अपने स्टडी टेबल पे रखा है। ठीक है, बुक्स, कॉपी, पेन्स उनकी कैरेक्टर्स है। ठीक है, उनकी एक नीड है कि आप वहाँ पर पढ़ाई करते हो। ठीक है, एंड जो खाने पीने की सामान है, जो यूटेंसिल्स है वो अलग है, जो दाल चावल है वो अलग है। आपने किचन के अंदर भी कैटेगराइज किया है कि यूटेंसिल्स अलग रखे हैं, दाल चावल अलग रखे हैं, बिस्किट्स अलग रखे हैं। ठीक है, सो आपने कैरेक्टर्स को देखा है कि भाई इसमें खाना पकाया जाता है, ठीक है, एंड इनको खाया जाता है, तो आपने उनको अलग अलग रखा है। उसी को हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। आपने क्या किया है, कैटेगराइज किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर्स। ठीक है, उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पे कैटेगराइज किया है। तो यहाँ पर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उनके डिफरेंट कैरेक्टर्स के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है अलग अलग ग्रुप्स में। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नीड ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, कि नीड क्या पड़ गई, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की नीड क्या पड़ गई, ऐसा क्या जरूरत पड़ गया कि हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कर डाला या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर डाला। ठीक है, नीड फॉर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, नीड फॉर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, सो सिंपल सा आंसर यही होगा कि भाई कन्वीनियंस के लिए हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर डाला। ठीक है, जैसे कि आपने अपने घर पे सामान को क्लासिफाई किया अपने कन्वीनियंस के लिए, कि भाई आप जब किचन में जाओ तो आपको सिर्फ खाने का ही सामान मिला, आपको जब भूख लगे आप किचन में जाओ, आपको खाने का सामान मिल जाए, वहाँ पर आपको पेन कॉपी किताब ना मिले। ठीक है, आपका कन्वीनियंस है। आप जब पढ़ने जाओ अपने स्टडी टेबल पे, भाई वहाँ पर आपको दाल चावल ना मिले, वहाँ पर आपको अपने बुक्स, आपके पेन्स वगैरह मिल जाए, आपकी स्टडी में जो हेल्प करता है। ठीक है, सो आपने अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अपने सामान को क्लासीफाई किया अपने घर में। उसी तरीके से जब आप स्टडी करते हो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, सो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अगर एक साथ एक जगह पर आ जाएंगे तो आपको उनकी स्टडी करने में डिफिकल्टी होगी। इसीलिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन किया गया, उनको कैटेगराइज किया गया, जिसको कि हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, अब अर्ली अटेम्प्ट्स देखते हैं। जब साइंटिफिक मेथड नहीं था, कोई सा भी साइंटिफिक मेथड नहीं था, तो अर्ली अटेम्प्ट्स में हम कुछ इस तरीके से क्लासिफाई करते थे कि हम प्लांट्स को कुछ इस तरीके से लिख देते थे कि ऑयल यील्डिंग प्लांट्स, ऑयल यील्डिंग प्लांट्स,
ऑयल यील्डिंग प्लांट्स मतलब जिन प्लांट से हमारे को ऑयल मिलता हो, ठीक है, जिन प्लांट से हमारे को ऑयल मिलता हो, जैसे कि मस्टर्ड हो गया, मस्टर्ड हो गया, सोयाबीन हो गया, सोयाबीन हो गया, पीनट्स हो गया, ठीक है, पीनट ऑयल भी होता है, सोयाबीन ऑयल भी होता है, मस्टर्ड ऑयल भी होता है, ठीक है। सो ऑयल यील्डिंग प्लांट्स कुछ इस तरीके से हमने क्लासिफाई कर दिया कि ये सारे प्लांट्स जो हैं इनसे हमारे को ऑयल मिल सकता है, एडिबल ऑयल मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद हमने फाइबर यील्डिंग प्लांट्स, फाइबर यील्डिंग प्लांट्स, फाइबर यील्डिंग प्लांट्स जैसे कि जिन प्लांट से हमारे को फाइबर मिल रहा हो, ठीक है, फाइबर मिल रहा हो जिससे कि हम क्लोथ्स बना सके या फिर रोप बना सके, ठीक है, रस्सी बना सके, ऐसे प्लांट्स कौन कौन से हो जाएंगे? कॉटन, जूट, ठीक है। नेक्स्ट फिर से क्लासिफाई किया गया मेडिसिनल प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स में ऐसे प्लांट्स जिससे आपको की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज मिल रही हो, दवाई आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, जैसे कि नीम, हिबिस्कस एक्सेट्रा, ठीक है, ऐसे प्लांट्स जिससे कि आपको मेडिसिन मिल सकती हो, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, उनको हम मेडिसिनल प्लांट्स बोल सकते हैं, ठीक है। ये कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है, ये अपने नीड के अकॉर्डिंग लोगों ने क्लासिफाई किया प्लांट्स को, ओके। ये एक एग्जांपल होता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, वो भी कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है। बट आप यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हो, इस क्लासिफिकेशन मेथड की एक डिसएडवांटेज ये है कि जो मस्टर्ड है आप इसको स्पाइस की तरह भी यूज़ करते हो, जो पीनट है इससे आप सिर्फ और सिर्फ ऑयल नहीं निकालते हो, आप इससे अलग दूसरे प्रॉपर्टीज में भी लेते हो, आप इसको ऐसे भी खा जाते हो, ठीक है। सोयाबीन सिर्फ और सिर्फ ऑयल नहीं देता है, सोया चंक्स भी बनते हैं और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं सोयाबीन से, ओके। सो ये सिर्फ और सिर्फ ऑयल यील्डिंग प्लांट्स तो है नहीं, ये दूसरे कैटेगरीज में भी फॉल कर रहे हैं, ठीक है। सो ये एक डिसएडवांटेज था कि ये प्लांट्स जो हैं, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये दूसरे कैटेगरीज में भी फॉल कर सकते हैं, ठीक है। सो हमारे को इससे क्या समझ में आया कि हमारे को एक साइंटिफिक मेथड चाहिए, साइंटिफिकली हमारे को क्लासिफाई करना पड़ेगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन मेथड के लिए, ओके। सो उसके बाद क्या हुआ, साइंटिस्ट आए एंड साइंटिस्ट ने एक साइंटिफिक अप्रोच डाला जिससे कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर पाते, ओके। सो अभी देखते हैं जो साइंटिफिक अप्रोचेस आए, कौन कौन से साइंटिस्ट्स आए जिन्होंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को किया, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया, ओके। सो यहाँ पर हम बात करते हैं एरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन की, ठीक है। एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था एरिस्टोटल, ठीक है। साइंटिफिक अप्रोच में जब बात करते हैं तो एरिस्टोटल ने सबसे पहला साइंटिफिक अप्रोच किया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिए। उन्होंने सबसे पहली बार क्या किया था, कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखे थे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एंड उसके अकॉर्डिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था, ठीक है। उन्होंने क्या यूज किया था, यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल मतलब क्या होता है, जो भी आप बाहर से देख के जो भी बता सकते हो उसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल, ठीक है। बायोलॉजी में मॉर्फोलॉजी का मतलब ये होता है कि आप बाहर से देख करके जैसे भी बता देते हो, शेप, साइज, कलर, उसको हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। एंड अगर आप अंदर काट करके देख रहे हो तो उसको हम क्या कहते हैं, एनाटॉमी कहते हैं, ठीक है। सो उन्होंने क्या किया था, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का यूज किया था, मतलब बाहर से देख करके बताया था, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, प्लांट्स को उन्होंने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया, दैट इज ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स, ठीक है। उन्होंने प्लांट्स में क्या देखा, साइज देखा या फिर हाइट देखा, ठीक है।
उन्होंने प्लांट्स को हाइट के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया एंड उन्होंने 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। जो सबसे बड़े थे उनको उन्होंने ट्रीज का नाम दिया, जो सबसे छोटे थे उनको उन्होंने हर्ब्स का नाम दिया एंड जो इंटरमीडिएट थे उन्होंने उनको शर्ब्स का नाम दिया। एनिमल्स में उन्होंने क्या देखा, उनका ब्लड का कलर देखा। एनिमल्स में उन्होंने ब्लड का कलर देखा एंड उन्होंने डिवाइड किया 2 ग्रुप्स में, दैट इज ए नाइमा एंड ई नाइमा। ए नाइमा एंड ई नाइमा। ए नाइमा वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास रेड ब्लड नहीं है, विदाउट रेड ब्लड, एंड ई नाइमा ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास क्या है, रेड ब्लड है, विथ रेड ब्लड। ठीक है। सो ए नाइमा ऐसा ऑर्गेनिजम्स, ऐसे एनिमल्स जिनके पास रेड ब्लड नहीं है। ई नाइमा ऐसा ऑर्गेनिज्म जिनके पास रेड ब्लड है। रेड ब्लड किनके पास होता है, वर्टिब्रेट्स के पास होता है। वर्टिब्रेट्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम होता है। हमारे पीठ में हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है। सो वर्टिब्रल कॉलम जिनके पास होता है उनके पास क्या होता है, रेड ब्लड होता है। एंड विदाउट रेड ब्लड जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं है वो क्या होते हैं, उनके पास, उनको क्या कहते हैं, इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। ठीक है। एंड उन्होंने उनको क्या नाम दिया, ए नाइमा नाम दिया, इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है। सो एरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन आप देख लो, उन्होंने क्या यूज किया, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यूज किए। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स मतलब जो भी जैसे देखने में दिख रहे हैं उनके अकॉर्डिंग। उन्होंने प्लांट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया, ट्रीज, शर्ब्स एंड हर्ब्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइट। एनिमल्स को उन्होंने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, ए नाइमा एंड ई नाइमा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ब्लड कलर। ठीक है। ए नाइमा जिनके पास रेड ब्लड नहीं है, ई नाइमा जिनके पास रेड ब्लड है। ठीक है। सो ये क्लासिफिकेशन सिस्टम के बाद दूसरे साइंटिस्ट ने देखा कि भाई ये जो है ये इतना एक्यूरेट नहीं है, ये इतने अच्छे से एफिशिएंटली लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई नहीं कर पा रहा है। ठीक है। सो इसके जस्ट बाद दूसरे क्लासिफिकेशन सिस्टम के लिए दूसरे साइंटिस्ट आते हैं। दूसरे साइंटिस्ट ने दूसरा अप्रोच दिया किंगडम सिस्टम में। ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास कैरोलस लिनियस। अब जब किंगडम सिस्टम आता है तो किंगडम सिस्टम में ही इसके आगे सारी की सारी क्लासिफिकेशन सिस्टम्स आगे बढ़ी हैं। ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आता है क्या, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था। याद रखने वाली बात है, कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस ने दिया था। ठीक है। उन्होंने क्या किया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। पहला है प्लांट्स एंड दूसरा है एनिमल्स। ठीक है। उन्होंने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। कौन सा कैरेक्टर यूज किया उन्होंने भी कोई एक कैरेक्टर देखा होगा जिसके बेसिस में उन्होंने डिवाइड किया दोनों ग्रुप्स को। ठीक है। उन्होंने कैरेक्टर देखा ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। ठीक है। उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। ठीक है। उन्होंने सेल्स को देखा एंड उन्होंने देखा कि जो प्लांट्स हैं उनके पास सेल वॉल होते हैं एंड जो एनिमल्स हैं उनके पास सेल वॉल नहीं होते हैं। ठीक है। सो उन्होंने क्या किया, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे
उनमें जिसके पास भी सेल वाल था सबको पकड़ के उन्होंने प्लांट्स के अंदर डाला, एंड जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे जिनके पास सेल वाल नहीं थे उनको पकड़ के उसने एनिमल्स के ग्रुप में डाल दिया। ठीक है, सो प्लांट्स के अंदर कौन कौन सा ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, अब आप ये देखो कि जिनके पास सेल वाल होते हैं। ठीक है, सेल वाल आपको देखने को मिलते हैं सबसे पहले प्लांट्स के अंदर तो देखने को मिलते ही हैं, प्लांट्स के अंदर तो आपको सेल वाल देखने को मिलता है। उसके बाद आपको देखने को मिलता है बैक्टीरियाज में, बैक्टीरियाज जो होते हैं उनके पास भी सेल वाल होता है। ठीक है, बट बैक्टीरियाज तो प्लांट्स के अंदर नहीं आ सकते। उन्होंने जो फंजाई होते हैं, फंगस जो होते हैं फंजाई, उसको भी प्लांट्स के अंदर डाला। क्यों? क्योंकि फंजाई के पास भी सेल वाल प्रेजेंट होता है, फंजाई के पास भी सेल वाल प्रेजेंट होता है। एनिमल्स के केस में अगर आप देख लेते हो तो एनिमल्स तो होती हैं जिनके पास सेल वाल नहीं होता है, एनिमल्स जिनके पास सेल वाल नहीं होता है, ऑब्वियस सी बात है। कुछ प्रोटिस्ट्स होते हैं। ठीक है, अब किंगडम प्रोटिस्टा पर हो गए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, वहाँ पर कुछ ऐसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेटिक होते हैं, एंड बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास सेल वाल नहीं होता है। ठीक है, सो कुछ प्रोटिस्ट्स आ गए, प्रोटिस्ट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि यूनिसेल्युलर हैं, यूकैरियोट्स है एज वेल एज उनके पास सेल वाल नहीं है। ठीक है, कुछ प्रोटिस्ट्स आ गए। इसके बाद एक और ऑर्गेनिज्म होता है दैट इज माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा आज की डेट में किंगडम मोनेरा में, ठीक है, वो बैक्टीरिया के अंदर आता है, बट उसको भी उन्होंने एनिमल्स के अंडर डाल दिया। क्यों? क्योंकि माइकोप्लाज्मा के पास सेल वाल नहीं था। ठीक है, एक टाइम पे माइकोप्लाज्मा किंगडम प्लांटे के अंदर भी बैठा हुआ था, आज की डेट में वो किंगडम मोनेरा दैट इज बैक्टीरियाज के अंडर बैठा हुआ। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो प्लांट्स है उसके पास सेल वाल है, बैक्टीरिया से सेल वाल है, फंजाई है उसके पास भी सेल वाल है। ठीक है, सो उन्होंने सबको पकड़ के किंगडम प्लांटे के अंडर डाल दिया। बट बात ये हो जाती है कि जो सेल वाल कॉम्पोजिशन होती है इनकी डिफरेंट होती है। ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं इनका जो सेल वाल बना होता है ये होता है सेल्यूलोज का, ठीक है। जो बैक्टीरियाज होते हैं इनका सेल वाल होता है पेप्टाइडोग्लाइकन का, ग्लाइकन का, एंड जो फंजाई होता है इसका जो सेल वाल होता है ये होता है चिटिन का, ठीक है। सो यहाँ पर उन्होंने क्या नहीं देखा, सेल वाल कॉम्पोजिशन नहीं देखा कि सेल वाल आफ्टर ऑल बना किससे है, कौन से मटेरियल से बना हुआ है। दूसरा चीज ये कि यहाँ पर यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का कोई डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है, ठीक है। प्लांट्स जो कि मल्टीसेलुलर होते हैं, बैक्टीरियाज जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, फंजाई जो कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों होते हैं, सारे के सारे एक ही ग्रुप में बैठे हुए हैं। यहाँ पर एनिमल्स जो कि मल्टीसेलुलर होते हैं, प्रोटिस्ट यूनिसेलुलर होता है, माइकोप्लाज्मा यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। सो यहाँ पर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कोई डिफरेंशिएशन नहीं हो पा रहा था, ठीक है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर सेल वाल कंपोजिशन को भी नहीं देखा गया था, इनकी सेल वाल कंपोजिशन तो पूरी की पूरी अलग है, ठीक है। इनकी सेल वाल कंपोजिशन अलग है, फिर भी वो एक ही किंगडम के अंदर है, ठीक है। सो ये कुछ डिसएडवांटेजेस थे टू किंगडम क्लासिफिकेशन की, जिसको दिया गया था कैरोलस लिनियस के द्वारा, ओके। सो ये क्लासिफिकेशन सिस्टम भी फेल होता है। इसके बाद भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम्स आते हैं, एंड वो क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हम सारे नहीं पढ़ते, हम सिर्फ इसके बाद डायरेक्ट पढ़ते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि सबसे अच्छा क्लासिफिकेशन सिस्टम माना जाता है, एंड उसी को हमने पढ़ना है, ओके। सो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसकी, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की, जिसको दिया था R.H. विटेकर, ओके।